गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमोसिट लार्वा और इसके कायांतरण के बारे में पढ़ेंगे। एमोसिट लार्वा जैसा कि लैम्प्री का होता है, ये पेट्रोमाइजोन का होता है। लैम्प्री अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करती है, क्योंकि प्रजनन करने के बाद में वो मर जाती है, उसके बाद दोबारा उसको मौका नहीं मिलता। प्रजनन काल इसका शीत ऋतु में होता है और उस समय ये खाना बंद कर देती है। और इसका खाना क्या है ये तो मैं पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ। ये बड़ी मछलियों के ऊपर उनका ब्लड, उनकी टिश्यूज उनको चूस करके अपना पेट भरती है, यानी उनके ऊपर ऐसे स्कार बना देती है कि उनके घाव काफ़ी दिनों में भरते हैं। तो इसलिए ब्लड चूसती है। ब्लड उसके बाद में जब ये प्रजनन करती है तो उसके बाद में खाना बंद कर देती है। और इस दौरान उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इसको ऊर्जा मिलती है उपत्वचीय और पेशी में जो संचित वसा है उसके ऑक्सीकरण से इसको ऊर्जा मिलती है। इसमें नर और मादा दोनों ही, जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो नर और मादा दोनों नदी की ओर एनाड्रोमस माइग्रेशन करते हैं। यानी पहले तो इनका पूरा जीवन काल समुद्र में व्यतीत होता है और उसके बाद में ये एनाड्रोमस माइग्रेशन करते हैं, यानी नदी की ओर गमन करते हैं। स्वच्छ जल में जाकर के नर अपनी मुखीय कीप से तली में छोटे छोटे पत्थरों से एक नेस्ट बनाता है, एक बरो बनाता है। मादा किसी भी पत्थर से चिपक करके अपना पिछला सिरा पानी में लहराती है। इससे नर उसकी ओर आकर्षित होता है और अपने मुखीय कीप से मादा के सिर पर चिपक जाता है। और इसके बाद अब वे अपने आप को एक दूसरे पर आगे पीछे रगड़ते हैं और अपने अंडाणु और शुक्राणु नेस्ट में डिस्चार्ज कर देते हैं। ये मैथुन की क्रिया अल्प समय के लिए होती है, लेकिन कई बार रिपीट की जाती है। मैथुन के बाद में मादा अपनी पूंछ से नेस्ट की मिट्टी को हटाती है और अंडाणु निक्षेपण करती है। इससे मिट्टी अंडों के ऊपर जम जाती है, धीरे धीरे वो उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जिससे अंडे छिप जाते हैं। और एक लैम्प्री लगभग एक बार में 23,600 की संख्या में अंडे दे सकती है। अंडाणु निक्षेपण के बाद दोनों ही प्राणी घोंसला छोड़ करके और दूर चले जाते हैं मरने के लिए जीवन की अंतिम यात्रा पर। कुछ दिनों बाद में दोनों ही भूख से मर जाते हैं और परवक्षी पक्षी जो हैं वो उनको खा जाते हैं, उठा करके खा जाते हैं। किनारे पर जाकर के मर जाती हैं मछलियाँ और वो परवक्षी उड़ते रहते हैं। बगुला है, कौवा है, गिद्ध है, ये इनको खा जाते हैं और उनके जीवन का एक दुखद अंत हो जाता है। यानी वो अपने बच्चों का मुंह भी नहीं देख पाते और वो मर जाते हैं। इनका डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इनमें निषेचन बाह्य होता है, यानी कोई आंतरिक निषेचन नहीं होता, किसी प्रकार का इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। 3 सप्ताह के भ्रूणीय विकास के बाद एक लंबी लार्वावस्था आती है और इसे एमोसिट लार्वा कहते हैं। ये सूक्ष्म और पारदर्शी लार्वा होते हैं। इस अवस्था में यह लंबे समय तक बनी रहती है, कई सालों तक ये बनी रहती है। और ये अपने माता पिता से इतने भिन्न होते हैं कि शुरू में तो वैज्ञानिकों ने इन्हें अलग जेनेरा समझ लिया था, कोई अलग एनिमल समझ लिया था और इसलिए उनका नाम ही अलग रखा था। लेकिन बाद में पता लगा कि उनका मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये तो लैम्प्री में कन्वर्ट हो गए, यानी ये तो लैम्प्री के लार्वा हैं। तो ये बाद में पता चला। 15 सेंटीमीटर बड़े होते ही वे अपना नेस्ट छोड़ देते हैं और शांत जल में, कीचड़ में अपना एक अलग बिल बनाते हैं जो यू आकार का या वी आकार का होता है। ये चित्र है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जैसे कि इस लार्वा के अंदर, एमोसिट लार्वा में, ये इसका माउथ है जिसे स्टोमोडियम कहते हैं। ये अभी खुला नहीं है और अभी तक अपने यॉक के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं ये। और खुलने के बाद में ये फिर फिल्टर फीडिंग करते हैं। ये बक्कल फनल के रूप में होता है। ये नॉस्ट्रिल होता है, इसके ऊपर सिंगल नॉस्ट्रिल होता है, पेयर में नहीं होता नॉस्ट्रिल, सिंगल होता है। रूडिमेंट्री आइज होती हैं, ये आइज पेयर में होती हैं, लेकिन रूडिमेंट्री इसलिए कि इनको ये फंक्शनल नहीं होती कि इस जगह पर आई बनेंगे आगे चल करके, ये इसलिए रूडिमेंट्री कहा। ये इसके माउथ के पीछे की तरफ ये फेरिंग्स के छिद्र हैं जो गिल्स हैं, गिल्स पाउचेस के रूप में गिल्स पाए जाते हैं और 7 जोड़ी ये लार्वा की अवस्था में ही पाए जाते हैं। और इनके पीछे की तरफ ये पूरा ये ट्रंक रीजन है। ट्रंक रीजन, टेल और ट्रंक जहाँ पर जुड़ता है उस जगह पर ये नोच के रूप में ये एनस है और ये डोर्सल फिन पाई जाती है। डोर्सल फिन और टेल फिन कंटिन्यूस फिन फोल्ड के रूप में होते हैं। तो ये इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी पे देखें तो इसमें जो इसका माउथ है वो बक्कल फनल के रूप में होता है और ये माउथ बक्कल फनल इसका पीछे की तरफ विलम के द्वारा ये गार्डेड रहता है। विलम के द्वारा ये गार्ड होता है। उसमें फेरिंग्स, और फेरिंग्स के अंदर ये छिद्र होते हैं, 7 जोड़ी छिद्र होते हैं जो गिल स्लिट्स बनाते हैं। और फेरिंग्स के नीचे सब फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो म्यूकस स्रावित करती हैं। यहाँ एंडोस्टाइल भी पाई जाती है इसके नीचे।
और ये फिर फेरिंग्स पीछे की तरफ चल करके इंटेस्टाइन में खुलती है और इंटेस्टाइन आगे चल करके एनस में खुल जाती है। और इस प्रकार इसके ठीक ऊपर एलिमेंट्री कैनाल के ठीक ऊपर ये हरे रंग से एक नोटोकॉर्ड पाई जाती है जो पूरी लंबाई में फैली रहती है, और ठीक उसके ऊपर एक नर्व कॉर्ड पाई जाती है जो आगे तो कंडेंस होकर के ब्रेन बनाती है और पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड रहती है लंबी, पूरी पूंछ तक पाई जाती है। इनसे तंत्रिकाएं निकलती हैं और इसमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में एक ये डोर्सल ब्लड वेसल है, और ये डोर्सल ब्लड वेसल नीचे की तरफ आकर के वेंट्रल हार्ट में आकर के खुलती हैं और 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और ये वेंट्रल ब्लड वेसल और डोर्सल ब्लड वेसल आपस में ये गिल्स के माध्यम से ब्रेंकियल आर्टरीज के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहती हैं। एक लीवर पाया जाता है जिसमें एंजाइम्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो लार्वा अवस्था है वो लगभग 3 से 7 साल तक चलती है, और इस दौरान इनकी त्वचा धुंधली और भूरी और चकदेदार हो जाती है। इनकी लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर हो जाती है। एमोसिट लार्वा एक महत्वपूर्ण लार्वा है क्योंकि ये कशेरुकियों की सबसे आदिम संरचना प्रस्तुत करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्वा है, इसलिए है कि ये इवोल्यूशन में इसका बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि नॉन कॉर्डेटा से, और जब कॉर्डेट्स का विकास हुआ तो ये एमोसिट जैसे लार्वा पहली बार बने होंगे, क्योंकि एमोसिट लार्वा एम्फियोक्सस से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें एक सतत कंटिन्यूस फिन फोल्ड पाया जाता है जो कॉर्डल फिन से अटैच रहता है। ये अंधे होते हैं, यानी कि इनकी आंखें फंक्शनल नहीं होती, ये दंत विहीन होते हैं, ये अपरजीवी होते हैं, ये फिल्टर फीडर होते हैं, फिल्टर फीडिंग से सूक्ष्म पानी के निस्यंदन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें पोषण और श्वसन ठीक एम्फियोक्सस की तरह होता है। इनका मुंह चूषक न होकर के अर्धवृत्ताकार होता है। इनकी तली में ऊज का भोजन करने हेतु ये रात को निकलता है, और इसकी ग्रसनी के पीछे ग्रसनाल और आंत होती है। फेरेंजियल वाल को सहारा देने के लिए ब्रेंकियल वास्केट बार बार फैलती और सिकुड़ती है, यानी उसके अंदर संकुचन पाया जाता है। ग्रसनी के मुख पर विलम पाई जाती है जो अंदर जाने वाली जलधारा को नियंत्रित करती है, और विलम के आगे की तरफ बीलर टेंटाकल्स पाए जाते हैं, वो जलधारा को नियंत्रित करते हैं। ग्रसनी के पार्श्व में 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं जो त्वचा में बने हुए बाह्य गिल के द्वारा बाहर खुलते हैं। इनमें एक यकृत पाया जाता है, एक पित्तवाहिनी पाई जाती है, पित्ताशय पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार की यानी सबसे सरल प्रकार की किडनी, प्रोटोनेफ्रोज प्रकार की किडनी इसमें पाई जाती है। इसमें पेरिकार्डियम में द्विकोष्ठी हृदय पाया जाता है, यानी हार्ट होता है, द्विकोष्ठी होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, और हार्ट को घेरे हुए पेरिकार्डियम गुहा रहती है। इनमें युग्मित आंखें पाई जाती हैं, लेकिन आंखें शुरुआत में तो फंक्शनल नहीं होती हैं, धसी हुई रहती हैं त्वचा के अंदर, और त्वचा का एक आवरण पाया जाता है उसके ऊपर, उसके अंदर वो ढकी हुई रहती हैं। अयुग्मित पीनियल आंखें सुविकसित होती हैं। पीनियल ग्लैंड इनके अंदर ब्रेन में पाई जाती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड सैक और नेजल सैक इनके अल्प विकसित होते हैं। और इनमें कायांतरण 3-4 साल के बाद में फिर इनमें जीवन में कायांतरण शुरू होता है। कायांतरण के दौरान निम्न परिवर्तन हो जाते हैं। इनका जो ओरल हुड है वो चेंज इनटू द बक्कल फनल विद टीथ एंड टंग। एंडोस्टाइल फेरिंग्स के नीचे थायराइड ग्लैंड में परिवर्तित हो जाती है, आगे वयस्क में थायराइड ग्लैंड के रूप में रहती है। आंखों का विकास पूरा हो जाता है और वो फंक्शनल हो जाती है, इसे दिखाई देने लग जाता है। ऊपर की त्वचा हट जाती है और ये सक्रिय हो जाती हैं। गिल्स जो हैं वो अपने गिल पाउचेज में धंसने लगते हैं और पाउचेज बना लेते हैं, इसीलिए ये मार्सिपोब्राइंग्स कहलाते हैं। डोर्सल कंटिन्यूस फिन फोल्ड बीच बीच में टूट करके असतत हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है, तो वो है फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन और कॉडल फिन में ये डिवाइडेड हो जाता है। इसका रंग बदल करके मोटल्ड ग्रीन से लेकर के ब्राउन हो जाता है और इसका चकदेदार इसका ब्राउन हो जाता है। विलम डिजनरेट होकर के फेरिंग से द्वार तक सीमित रह जाती है। ग्रसनी ग्रसिका से पृथक होकर के एक अंधकोश बनाती है। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट विलुप्त हो जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया मीजोनेफ्रिक किडनी में परिवर्तित हो जाती है। सिंगल नॉस्ट्रल मध्य अधर शिखर पर आकर के खिसक जाता है, की तरफ खिसक जाता है। नेजोफेरेंजियल सैक पीछे की तरफ बढ़ जाता है। नेजल सैक अंदर से वलित होकर के अंतःकरण बना लेता है। पेरिकार्डियम कैविटी सीलोम से पूर्णतः अलग हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो जाती है। कायांतरण के बाद में अब ये पूर्ण लैम्प्री बन जाता है और तैर करके पुनः समुद्र में पहुंच जाता है, जहां अपना रक्ताहारी जीवन, परजीवी जीवन दोबारा से व्यतीत करता है। इस प्रकार से हमने देखा, थैंक यू, हमने देखा कि पेट्रोमाइजोन का जो जीवन चक्र है वो 2 पार्ट्स में विभाजित होता है। एक तो उसका समुद्र में व्यतीत होने वाला वयस्क जीवन और एक स्वच्छ जल में व्यतीत होने वाला लार्वल जीवन, जिसके अंदर मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस प्रकार से ये एक सेक्शन खत्म हो